Hello everyone. So welcome to the another class of Human Anatomy and Physiology 2. तो आज की क्लास में हम देखेंगे रेस्पिरेशन का जो है ये मैकेनिज्म क्या होता है रेस्पिरेशन का, तो उसको हम देखेंगे, है ना। तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 20 जो है वो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बेटर इलिस्ट्रेशन के साथ चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया है ताकि चीज़ें रिपीट ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको समराइज करके देखा था। तो आप लेक्चर नंबर 19 और 20 को जरूर देखिए। राइट, विद दैट बैकग्राउंड नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है, तो जो रेस्पिरेशन में सबसे जो पहला प्रोसेस है वो आता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसको हम कॉमनली ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं ना। जो हम हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं बाहरी एनवायरनमेंट से, और फिर जो अंदर का वेस्ट हवा है उसको जो हम बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, जो वो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेंटिलेशन प्रोसेस, या फिर हम नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इस बेसिकली वेंटिलेशन प्रोसेस में हो या फिर ब्रीदिंग प्रोसेस में हो, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो सबसे पहला फेज है वो हम इनहेलेशन फेज देखेंगे, जहाँ पे हम हवा को अपने फेफड़ों के अंदर में ले रहे हैं, अपने लंग्स के अंदर में ले रहे हैं। तो बेसिकली जो इनहेलेशन स्टेप है ना, इसमें क्या होता है, मैं पहले यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन बना के देखूंगा। आपने अगर लेक्चर नंबर 19 और 20 देख लिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये जो अपना लंग्स है ना, ये लंग्स के ये जो नीचे है यहाँ पे एक रहता है डायफ्राम मसल। मानो कि ये अपना लेफ्ट लंग है, राइट, और ये जो अपना राइट लंग है, इसके नीचे रहता है डायफ्राम मसल, और इसके ऊपर में हमारे जो रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए रिब्स रहते हैं, और ये रिब्स के ऊपर बीच बीच में एक मसल रहता है जिसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, है ना, इंटरकोस्टल मसल। तो जो रिब्स के अंदर रहता है उसको हम बोलते हैं इनर इंटरकोस्टल मसल, जो आउटर रहता है उसको हम बोलते हैं आउटर इंटरकोस्टल मसल। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। तो ये टाइम पे क्या होता है ना कि जब इनहेलेशन होना होता है, डायफ्राम डिसेंड होता है, मतलब डायफ्राम नीचे आता है, राइट। उसके बाद में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, मतलब जो रिब्स के बाहर है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो चेस्ट है ये ऊपर उठता है, चेस्ट क्या होता है, ऊपर उठता है, और ये जो डायफ्राम है नीचे जाता है। तो क्या होता है ना, ये नीचे आ रहा है और ऊपर उठ रहा है, मतलब जो अंदर का स्पेस है ना, वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, राइट। क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। जैसे ही अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, तो ऑब्वियस सी चीजें हैं, ये बेसिक फिजिक्स है, जो प्रेशर है अंदर का वो प्रेशर कम हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में ये प्रेशर कम हो जाएगा, कंपेयर टू द इन्वायरमेंट। अब देखो ना सिचुएशन क्या है, बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है और हमारे लंग्स में प्रेशर क्या है, कम है। तो फिर से बेसिक फिजिक्स की ही बात है, जैसे ही अंदर का प्रेशर कम होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर से जो है वो एयर हमारे लंग्स के अंदर में एंटर कर जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन मसल। अगर हमको डीप इनहेलेशन करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, इससे आगे भी जाना है, तो हम इस वॉल्यूम को और बड़ा करना चाहेंगे, तो उसको और बड़ा करने के चक्कर में हम जो है एक्सेसरी मसल का यूज करते हैं, है, यहाँ पे एक्सेसरी मसल यूज आती है। तो इसकी वजह से हमको डीप ब्रीदिंग करने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहेलेशन में क्या हो रहा है, डायफ्राम जो है नीचे जा रहा है, इंटरकोस्टल जो मसल है वो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट होकर ऊपर आ रहा है, तो अंदर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर जो है वो घट जा रहा है। जैसे ही प्रेशर घट रहा है तो बाहर से जो एयर है वो हमारे लंग्स में एंट्री कर रही है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन। होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपकी। ऐसे ही इसमें जो दूसरा प्रोसेस है वो है एक्सहेलेशन। अब पहले हमने देखा इनहेलेशन, जहां पे अंदर का प्रेशर कम हो जा रहा है, बाहर से जो एयर है वो अंदर रश कर रहा है, राइट। ऐसे ही अब एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो डायफ्राम है वो अब ऊपर आएगा। डायफ्राम क्या हो रहा है, अब ऊपर आ रहा है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स होकर डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। अब क्या हो गया, ऊपर से भी कंप्रेस हो रहा है, नीचे से भी कंप्रेस हो रहा है, तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। जैसे ही थोरेसिक वॉल्यूम कम होता है, अंदर का प्रेशर एकदम से बढ़ जाएगा। अगेन बेसिक फिजिक्स, राइट। तो ये क्या हो गया, अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर एकदम बढ़ जा रहा है, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन पे। अब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो फिर से फिजिक्स क्या होगा, अंदर का जो एयर है वो एयर आराम से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, जो फोर्स एक्सपिरेशन हम करते हैं वहां पे भी हम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और अब्डोमिनल मसल को यूज करते हैं, जिसको हम एक्सेसरी मसल में भी रख सकते हैं। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपिरेशन या फिर एक्सहेलेशन, राइट। और ये जो इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से जो है अपना एक ब्रीदिंग साइकिल बनता है, या जिसको हम वेंटिलेशन साइकिल बोलते हैं। होप यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई होंगी।
तो उसके बाद में जो एक और इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म चालू होता है, पहला तो हो गया वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन क्या कर रहा है कि हमको अंदर हवा लेने में हेल्प कर रहा है और अंदर का हवा बाहर छोड़ने में हेल्प कर रहा है। ये तो हमारा हो गया मैकेनिज्म का सबसे फोरमोस्ट पार्ट। फिर हमारा आता है मैकेनिज्म का सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये मैंने लेक्चर नंबर 19 और 20 में एक्सप्लेन किया, वहां पे जाके भी इसको अच्छे से देख सकते हो। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? जब गैस एक्सचेंज होता है, हाँ, जो पहले का था उसको हम वेंटिलेशन या ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब ये जो गैस एक्सचेंज प्रोसेस है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारे एल्वियोलाई है, हमने एनाटॉमी में डिस्कस किया था, और जो ब्लड है, हमने क्या बोला था कि जो ये हमारे एल्वियोलाई है, लास्ट एल्वियोलाई है, ये ऐसे 20-25 एल्वियोलाई एक सैक में रह सकते हैं, 3D स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे म्यूकस मेम्ब्रेन रहते हैं, है ना। इस मेम्ब्रेन के बाहर पे जो है अपना क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स आते हैं और यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। ब्लड से जो है कुछ गैसेज जैसे CO2 है वो एल्वियोलाई में आती है, क्योंकि यहाँ पे CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है। अंदर O2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड में कम है, तो यहाँ से O2 जो है वो ब्लड में चले जाता है। इस तरीके से ये जो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो O2 है एल्वियोलाई में वो ब्लड में चले जाता है, क्योंकि ब्लड में O2 की कंसेंट्रेशन कम है, एल्वियोलाई में ज्यादा है। ऐसे ही ब्लड में CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और इसीलिए ये जो ब्लड में CO2 है ये एल्वियोलाई में आ जाएगा, है ना। प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस है ना, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में चले जाता है, जिसकी वजह से ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है, इसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर ज्यादा कंसेंट्रेशन है उससे अंदर चले जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एयर इनहेलेशन करना, एक्सहेलेशन करना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन नहीं। बहुत लोग उसको इस तरीके से समझते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में। तो जो हवा लेने का और हवा छोड़ने का, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करने का जो प्रोसेस है, उसको हम वेंटिलेशन प्रोसेस बोलते हैं या फिर ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो ऑक्सीजन या फिर जो एयर का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ऐसे ही अब ब्लड में क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एल्वियोलाई में चले गए, एक्सहेलेशन करके एनवायरमेंट के बाहर चले गए, उसकी कहानी खत्म हो गई। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये अपने जो ब्लड में ऑक्सीजन आया था, उसमें क्या होता है कि अब ये जैसे ब्लड टिश्यू पे पहुंचेगा, सेलुलर लेवल पे पहुंचेगा, तो वो टाइम पे क्या होगा, ये जो गैस है, ये गैस क्या करता है, ब्लड में O2 ज्यादा है, अब क्योंकि इसने लंग्स से लिया हुआ है, एल्वियोलाई से लिया हुआ है, ये जो ब्लड में O2 ज्यादा है, ये हमारे बॉडी के टिश्यूज में चले जाता है, क्योंकि बॉडी के टिश्यूज में सेल में ऑक्सीजन कम है ब्लड के कंपैरिजन में, है ना। और क्या होता है, जो ब्लड में O2 है वो टिश्यू में चले जाएगा सेल मेम्ब्रेन के बाहर, और जो सेल के अंदर CO2 है वो ब्लड में आ जाएगा। ये जो एक्सचेंज चलता है ब्लड और सेल्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, राइट। इसको मैं एक बार और अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं। पहले तो हो गया ब्रीदिंग, ब्रीदिंग तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। हवा अंदर आई, हवा बाहर गया, वो ब्रीदिंग हो गया। सो अंदर आते टाइम पे क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया, क्योंकि अब लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है, वो एल्वियोलाई से ब्लड में चले जाएगा, और ब्लड में CO2 ज्यादा है, तो ये जो CO2 है ये एल्वियोलाई में चले जाएगा। अब एल्वियोलाई में CO2 चले गया, एक्सहेलेशन करके हमने बाहर एनवायरमेंट में फेंक दिया, इसकी कहानी खत्म हो गई, राइट। अब ये जो ब्लड में ऑक्सीजन है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस और जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको मैनेज करने के लिए एक्सचेंज हो रहे हैं, राइट। उसके बाद में क्या होता है, अब जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन आएगा, ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट होना चालू होगा, सर्कुलेशन होना चालू होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो O2 है, ये पहले तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक एक कंपाउंड है, उस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन रहता है, और इस तरीके से ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा, और ये आराम से ट्रांसपोर्ट होकर सेल तक पहुंच जाएगा। अराउंड 98% जो ऑक्सीजन है वो इस माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ये आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जाके मिक्स कर हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। जो 98% ऑक्सीजन है, इसी तरीके से ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और सेल्स में जाके इसको डिलीवर कर देता है। तो ये बेसिकली एक ट्रक जैसा स्ट्रक्चर है हेमोग्लोबिन, जो ब्लड में आ रहा है, और ये जो यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना रहा है और सेल्स में जाके इसको डिलीवर कर दे रहा है। जब आपको लगेगा कि फिर ये तो 100% होना चाहिए, बाकी 2% कहा जाता है, तो बाकी जो 2% ऑक्सीजन है प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है और वो भी ऐसे डिलीवर
हो सकता है। और अब देखो, क्योंकि सेल कुछ तो एक्सचेंज में देना पड़ेगा, राइट। जैसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन हमारे सेल्स तक जाता है, वहां पे जाके ऑक्सीजन को सेल को देता है, तो जो सेल है, सेल इसको CO2 देता है, किसको, ब्लड को। जैसे ही ब्लड में CO2 आएगा, ये CO2 बाइकार्बोनेट बनाएगा, है ना। ये बाइकार्बोनेट जो है 70% ऐसे बाइकार्बोनेट के फॉर्म से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड में, और 10% जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे 2% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व हो रहा है, वैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 10% तक डिसॉल्व हो जाएगा। और जो 20% कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बामीन हेमोग्लोबिन बना के इसके फॉर्म पे, है ना, 70% कार्बामेट के बाइकार्बोनेट के फॉर्म पे, 20% जो है कार्बामीन हेमोग्लोबिन बना के, 10% जो है डिसॉल्व फॉर्म पे, ऐसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई तक आएगा, और एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन के सेल्स तक जाएगा, राइट। ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन, आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे भी हम इसको और थोड़ा बहुत डिटेल में देखेंगे। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचा, क्योंकि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो बाहर ब्लड से ऑक्सीजन सेल्स के अंदर चले जाएगा, और क्योंकि सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगा। फिर ये ब्लड जो है जाके एल्वियोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ये एल्वियोलाई कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में छोड़ देगा, इन्वायरमेंट से हम इनहेल करेंगे, इनहेल करने के बाद लंग्स में O2 आएगा, ये O2 ब्लड में जाएगा, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये O2 सेल्स के अंदर जाएगा। अब होता क्या है, जैसे ही मानो ये सेल है ना, सेल्स के अंदर क्या है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये जो O2 है ये सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर आने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन गया है, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, जो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होता है, जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, उसके बाद में क्रेब्स साइकिल होता है। तो ये ऑक्सीजन अलोंग विद दी ग्लूकोज यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पायरुवेट बनाएगा, ये जो पायरुवेट फिर क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ऐसे करते करते 36 से 38 ATP जनरेट हो जाते हैं, मतलब एनर्जी करेंसी होती है। जो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है CO2। तो ये CO2 फिर कहाँ जाएगा, सेल में आएगा, फिर सेल से ये डिफ्यूज होकर बाहर ब्लड में आएगा, फिर ब्लड से, और ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। होप आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैकेनिज्म है हमारे बॉडी में वो आराम से समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है वो क्या क्या है। खत्म करने से पहले एक बार इसको मैं फिर से जस्ट रिवीजन करना चाहूंगा। जो अपना वेंटिलेशन प्रोसेस है या फिर जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, उसमें क्या हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है, डायफ्राम नीचे आ रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, एयर अंदर एंट्री कर रहा है। ऐसे ही है ना, डायफ्राम ऊपर आता है, इंटरकोस्टल स्पेस मसल जो है वो दब जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, और ये जो एयर है वो बाहर आता है, जिससे एक्सपिरेशन होता है। इस इंटायर प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग या फिर वेंटिलेशन प्रोसेस। फिर आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। अब एल्वियोलाई में O2 ज्यादा है जो ब्लड में जाता है, और ब्लड में जो CO2 ज्यादा है वो एल्वियोलाई में आता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये जो गैस है ये आराम से ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना के ट्रांसपोर्ट होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट या फिर डिसॉल्व फॉर्म में या फिर कार्बामीन हेमोग्लोबिन बन के वो ब्लड में आके एल्वियोलाई पे आ जाता है। और फिर सेलुलर लेवल पे क्या होता है, क्योंकि अब ब्लड में O2 ज्यादा है और सेल में कम है, तो ये O2 सेल के अंदर चले जाता है, और जो सेल के अंदर CO2 है वो ब्लड में आ जाता है। अब सेल के अंदर CO2 क्यों ज्यादा आता है, क्योंकि सेल के अंदर जो O2 जाता है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाता है, जिसका बाय प्रोडक्ट CO2 बनता है, और ये CO2 जो है वो ब्लड में आता है, और ब्लड से फिर एल्वियोलाई में जाता है, और उसको हम एक्सहेल करके बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेंटिलेशन मैकेनिज्म, फिर आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। होप यहाँ पे चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और रेस्पिरेटरी का जो मैकेनिज्म है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही था। अगर यहाँ पे भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो बाकी कॉलेज में पढ़ रहे हो और या फिर बाकी कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सारे हेल्थ साइंस और अलाइड कोर्सेज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और अगर आपको इसमें और अच्छी क्लियरिटी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट फार्माकोथेरेपेटिक्स 1 में जाकर लेक्चर नंबर 19 और 20 अच्छे से पढ़ सकते हो, ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। तो आज के क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम इसका रेगुलेशन को लेके आएंगे, तब तक लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। Thank you for listening today's class. Thank you.